एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजराइल सर जीएस में। और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से हमारे टॉपिक समझ आ रहे होंगे। और देखिए कि जैसे हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया था और ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, तो कृपया करके जिन भी टॉपिकों पर ज्योग्राफी से रिलेटेड हम लोगों ने बात करी है, चाहे वो कोस्मोस पढ़ा हो, सूरज के बारे में हमने बात करी हो, स्टार्स के बारे में, तारों के बारे में हमने बात करी हो, आगे भी हम पूरे के पूरे सौर मंडल से रिलेटेड जितने भी प्लेनेट और सैटेलाइट हैं और जितने भी कॉमेट्स, एस्ट्रोनॉइड्स वगैरह होते हैं, मेटियोर वगैरह होते हैं, उन सब पर हम लोग उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर बातें करेंगे। पिछले एक दो दिनों से हम लोग वो महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मालूम किए जा रहे हैं, खासकर जो वर्तमान समय में एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं। आने वाले समय में जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए भी बड़े वैल्यूबल टॉपिक है। जैसे कल शायद हमने राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क पर बातें करी है, वो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, उससे सबसे ज्यादा हर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं। इसी प्रकार हम सब लोग आज एक बड़े महत्वपूर्ण आपकी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और ये महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका होने वाला उसका नाम होगा, आप लोगों ने आपकी जैसे थंबनेल पढ़ लिया होगा, स्क्रीन पर आपको चमक रहा होगा, उस पर हम बात करने वाले हैं जनगणना, है ना। जनगणना, जनगणना को इंग्लिश में सेंसस बोल दिया जाता है, सेंसस। देखिए ये ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे टॉपिक हैं, अगर आप लोग पढ़ाई से रिलेटेड हो और पढ़ाई से संबंधित अगर आप लोगों ने खासकर स्टडी करी है मेहनत के साथ, तो आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा हर एग्जाम में ये टॉपिक आपकी गारंटी और उम्मीद के साथ आपके मालूम किए जाते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें सेंसस या जनगणना से क्वेश्चन ना आया हो, ना कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन ना आया हो। तो इसी रीजन से महत्वपूर्ण तथ्य समझते हुए हम लोग इन आपकी टॉपिकों पर बात कर रहे हैं। कृपया करके सभी लोग इन्हें सीरियसली लें, मेहनत के साथ स्टडी करें। और मैं सब लोगों से आपकी एक ही गुजारिश करता हूं कि सब लोग जितने भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ आ रहे हैं तो कृपया करके सभी लोग वीडियो को लाइक किया करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे शेयर करें। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ें और हमारे साथ जुड़ें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें। जो भी लोग हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जुड़ रहे हैं, कृपया करके सब्सक्राइब बहुत जरूरी करें और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि जो भी टॉपिक हम लोग आपके लिए लेकर आते हैं वो आप सब लोगों के पास आपकी उसका इमीडिएटली तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो जाता है। तो कृपया करके सभी लोग अपने अपने ग्रुप्स में जिन भी लोगों से आप रिलेटेड हो उनके साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें। बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और जिसकी कोई भी अगर परेशानी या दिक्कत है वो सब लोग कमेंट में आपकी टाइप कर सकते हैं। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ उन टॉपिकों से रिलेटेड हम लोग तथ्यों पर बातें करें। आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी सेंसस, जनगणना, इस पर हम बात करने वाले हैं। देखो मैं आप सब लोगों को पहले हम बता देता हूँ कि भारत में जो जनगणना होती है, अब लोग लिखना स्टार्ट करें। आप लोगों से कितनी गुजारिश करता हूँ, कृपया करके नोट्स बनाएं और टोटल जितना भी टॉपिक होता है उससे रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं सारी बातें मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तो कृपया करके सारे टॉपिकों को आप मेहनत के साथ लिखा करें और उनके आप नोट्स बनाएं। आगे हम ज्योग्राफी से रिलेटेड तथ्यों पर बातें करते रहेंगे आपके साथ, तो कृपया करके आप नोट्स जरूर बनाएं। शुरू से लास्ट तक जो भी कुछ मैं चीजें आपको बताकर जाता हूँ बड़ी महत्वपूर्ण होती है, उन्हें आप सुना करें। लास्ट में वीडियो की इतनी महत्वपूर्ण बात मैं बता के जाता हूँ, तो कृपया करके आपकी जरूर सुना करें शुरू से लास्ट तक। और नोट्स बनाया बहुत जरूरी, क्योंकि पढ़ाई या एजुकेशन जो होती है वो बिना नोट्स के नहीं की जाती है, इतना हम सब लोग जानते ही है। देखिए भारत में अगर हम बात करते हैं, ये टॉपिक को शुरू करते हैं। भारत में अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, जनगणना के बारे में, तो भारत में जो जनगणना का टॉपिक होता है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, इतना आप याद रखें। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत में जो जनगणना का हिस्सा है वो होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया। सब लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, भारत के सबसे पहले गृह मंत्री जो रहे हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल,
ये भारत के सबसे पहले गृह मंत्री रहे हैं। वर्तमान में हम सभी जानते हैं भारत के गृह मंत्री जो हैं वो अमित शाह जी। ठीक है, जनगणना जो होती है ये संघ सूची का विषय है। अगर आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो जानते होंगे कि भारत में 3 प्रकार की सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ऐसी कोई भी लिस्ट या सूची या ऐसा कोई भी विभाग या डिपार्टमेंट जिसको संविधान में विषय बोल दिया जाता है, जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाने के लिए सक्षम है, तो उन सब्जेक्ट विषय या फिर विभागों को संघ सूची का विषय बोल दिया जाता है। और संघ सूची का विषय है जनगणना। जनगणना को केंद्र सरकार के द्वारा कराया जाएगा। और केंद्र सरकार में कौन से मंत्रालय के द्वारा कराया जाएगा? गृह मंत्रालय के द्वारा। ये हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल्स नंबर अनुच्छेद नंबर 246 में वर्णित की गई है। यानी जनगणना को कौन कराएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कराएगी, केंद्र सरकार कराएगी। अनुच्छेद 246 में इसको वर्णित किया गया। संघ सूची का विषय गृह मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया। जो भी व्यक्ति भारत में जनगणना कराता है, जिसकी देख रेख में हमारे भारत में जनगणना की जाती है, उसको बोला जाता है मुख्य जनगणना आयुक्त। मुख्य जनगणना आयुक्त बोला जाता है। और कई बार आपने इसका नाम सुना होगा। मुख्य जनगणना आयुक्त जो होता है उसे भारत का महापंजीयन अधिकारी, भारत का महापंजीयन एवं जनगणना अधिकारी बोला जाता है। जनगणना अधिकारी, इसको याद रखना आपकी, है ना। इस वाले व्यक्ति को भारत में आपकी भारत का महापंजीयन, जिसकी देख रेख में जनगणना, देखो कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो इसका हेड बनाया जाएगा, जिसकी देख रेख में आपकी सेंसस की जाएगी, जनगणना की जाएगी, उसको भारत का मुख्य या तो जनगणना आयुक्त कह देते हैं, भारत का महापंजीयन एवं जनगणना अधिकारी के नाम से उसको जाना जाता है। अब इंग्लिश में अगर इसकी हम बात करते हैं तो जो महाजनगणना आपकी हमारी व्यक्ति होता है, महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त होता है, इसको इंग्लिश में रजिस्टर जनरल, इसको इंग्लिश में बोला जाता है आपकी रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस ऑफिसर, इसे इंग्लिश में बोल दिया जाता है ना। इसे इंग्लिश में अगर हम बात करें तो बोल दिया जाता है महापंजीयन एवं जनगणना अधिकारी को रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस ऑफिसर, महापंजीयन अधिकारी। अब याद रखना, पहली बार गृह मंत्रालय के द्वारा, भारत में अगर हम बात करें तो प्रथम बार गृह मंत्रालय के द्वारा इस पद का जो सृजन था वो 1961 में किया गया। अगर हम वर्तमान में बात करें तो आप जरूर लिख लें, अगर आपकी समझ में आ गया होगा कि महापंजीयन अधिकारी का मतलब ही क्या होता है। तो महापंजीयन अधिकारी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1961 में गृह मंत्रालय के द्वारा पहली बार इसका गठन किया गया, जिसकी देखरेख में भारत में जनगणना की जाएगी, है ना। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। कोई शायद हम लोग पढ़ते भी हैं और आप लोगों के एग्जाम में आता भी है कि कौन सा कार्य भारत में आपकी किसके मंत्रालय के तहत किया जाता है, तो उस रीजन से भी आप ध्यान रखें। ठीक है, अब याद रखें, अभी हाल ही में भारत के महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त, महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम लिखें आप लोग, वो बने हैं मृत्युजन कुमार नारायण। मृत्युजन कुमार नारायण जो है ये भारत के नए महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त बने हैं, कुमार नारायण। इन्हें तो आप इतनी ज्यादा जरूर लिखें क्योंकि ये बहुत ज्यादा आता है आपकी, है ना। मृत्युजन, इन्होंने अभी अभी स्थान लिया है विवेक जोशी जी का इनके द्वारा स्थान लिया गया इनका, यानी कि इनसे पहले विवेक जोशी जी हुआ करते थे और अब आपकी मृत्युजन कुमार नारायण भारत के महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। 1961 में पहली बार ये सृजन किया गया। अब हम लोग आपकी वास्तविकता में पढ़ना स्टार्ट जो करते हैं, आपकी हमारी वो किसको स्टार्ट करेंगे, देखो ये नाम जरूर लिख लो सारे लोग, है ना। इन्होंने इतना स्थान लिया है ये याद रखें।
अब हम जनगणना के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो आप सब लोगों को मैं बता दूं, जनगणना का मतलब ऐसे होता है, किसी भी देश में जो व्यक्ति रहते हैं, जो लोग वहां रहते हैं, व्यक्ति जो रहते हैं, उनकी गिनती करना क्या कहलाती है आपकी, वो जनगणना कहलाती है। अब देखो अगर हम भारत में बात करें, भारत में सबसे पहली जो जनगणना की गई थी, जनगणना सबसे पहली जो जनगणना की गई है वो 1872 1872 ईस्वी में की गई, और इससे कराया था भारत में लॉर्ड मेयो के द्वारा। 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था। हमारी कुछ क्लासें हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपकी अपलोड की गई है, उसमें अब सब लोगों को समझाया गया कि वायसराय, गवर्नर जनरल या गवर्नर का क्या मतलब होता है, तो वहां जाके देख ले। तो लॉर्ड मेयो ने भारत में सबसे पहले 1872 1872 ईस्वी में जनगणना कराई, लेकिन ये जनगणना नियमित जनगणना नहीं थी। नियमित जनगणना नहीं थी ये वाली जनगणना। नियमित का मतलब देखो ऐसी अगर बोला जाता है, भारत में सबसे पहली नियमित जनगणना, नियमित जनगणना या सेंसस जो की गई थी वो हमारे भारत में की गई है 1881 1881 ईस्वी में, और ये जो भारत में कराई थी वो लॉर्ड रिपन के द्वारा इस जनगणना को हमारे भारत में सबसे पहले कराया। देखो नियमित का मतलब ये होता है कि किसी एक निश्चित अवधि में समझना, चीजों को आप समझ के अगर याद करोगे तो चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। और मैं कोशिश इतनी ज्यादा हद तक करता हूं आप लोगों को समझाने की कि कृपया करके चीजें रटे ना, और इस बात को समझे कि क्वेश्चन आ क्यों रहे हैं वहां से। क्योंकि वर्तमान समय में देखो भारत के महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त बने मृत्युंजय कुमार नारायण। वर्तमान समय में अगर आपको नहीं पता है तो लिख लेना, भारत में जातिगत जनगणना को शुरू कराने वाला राज्य बना है बिहार। इन दो वजहों से आपकी बहुत ज्यादा चर्चा है जनगणना की। तो इस रीजन से अब जनगणना से रिलेटेड, सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो उनका देखो कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। ऐसे मत पढ़ा करो भैया कि किसी भी चीज को आपने किताब में से उठाया और उसी को वहीं से आपकी मेमोराइज करना, रीड करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं बोले जाते हैं। जब तक इन्हीं तथ्यों की चर्चा नहीं होती है तब तक वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। अब इसकी चर्चा तो इस रीजन से हम इसको महत्वपूर्ण टॉपिक है तो पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि अमूमन ज्यादातर आपकी हर वक्त हर टाइम ऐसी चीजों की आपकी अखबारों में चर्चा बनी रहती है। तो देखो मैं इसको बता रहा था, नियमित का मतलब निश्चित अवधि में जब कोई भी कार्य किया जाता है तो उसको आपकी रेगुलर या नियमित बोल दिया जाता है। तो अब नियमित जनगणना का जनक भारत में किसे माना जाता है, तो नियमित जनगणना का जो जनक है वो लॉर्ड रिपन को। और सबसे पहली नियमित जनगणना कब की गई, 1881 ईस्वी में। नियमित का मतलब ये है, 1881 में कहा गया कि भारत में अब प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर, प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाएगी। तो इसका मतलब अब निश्चित, पहले निश्चित नहीं था 1872 में, 1872 में अब आपके फिक्स हो गया कि कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाएगी, 10 वर्ष के। यानी कि जैसे अगर 1881 में हुई है तो उसके बाद 1891 1891 ईस्वी में सेंसस की जाएगी। अब देखो सबसे पहली जनगणना 1881 में हुई, उसके बाद 1891 ईस्वी में होगी। तो अब ये जो 10 वर्ष के बाद जनगणना होगी तो इसमें जो जनसंख्या में वृद्धि होगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी, तो उस वाली जनसंख्या में वृद्धि को क्या बोला जाएगा, दशकीय वृद्धि कहा जाएगा। देखो अगर एक वर्ष में वृद्धि होती है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, वार्षिक वृद्धि कह देते हैं। और यहाँ 10 वर्षों में अगर वृद्धि हो रही है तो उस चीज को क्या बोल दिया जाएगा, दशकीय वृद्धि बोल दिया जाएगा, यानी कि डिकेड इंक्रीजन। अब देखो इसमें ध्यान रखना, अगर जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है तो वृद्धि जो होगी वो पॉजिटिव होगी, यानी कि धनात्मक होगी। और जनसंख्या मान लेते हैं घटी है तो वो आपकी वृद्धि जो होगी वो कैसी कहलाएगी, ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव कहलाएगी। इतना तो हम समझते ही हैं। यानी जनसंख्या में अगर वृद्धि हुई होगी तो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जो है वो धनात्मक कहलाएगी। और अगर जनसंख्या में कमी हुई होगी, घटी है, तो जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर है वो कैसी कहलाएगी, आपकी वो ऋणात्मक कहलाएगी। ये यहां से शुरुआत हुई, लेकिन इन्हें आपकी जनक माना जाता है। वैसे भारत में जनगणना आपकी शुरू कराने का श्रेय इन्हें दिया जाता है, नियमित जनगणना को इन्हें दिया जाता है। अब भारत में लगातार आपकी जनगणनाएं की जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ आप लिखते रहिए जैसे जैसे मैं चीजें आपको बता रहा हूँ। देखो आपका काम तभी बनता है जब आप लोग मेमोराइज करते हैं, उन चीजों को आप लोग लिखते हैं।
अगर हम भारत में बात करें तो 2011 ईस्वी में हमारे भारत की अंतिम जनगणना हुई है। अंतिम जनगणना जो हमारे भारत में की गई है वो 2011 ईस्वी में की गई। 2011 ईस्वी में जनगणना भारत की 15वीं नंबर की जनगणना थी। 15वें नंबर की ये भारत की जनगणना रही है, 15 नंबर की। 2011 की जनगणना के जो अभी मैं बता रहा था आपके शुरू में, मुख्य जनगणना आयुक्त थे, है ना, जो चीफ सेंसस आपके ऑफिसर थे वो थे आपके सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली, इनकी अध्यक्षता में भारत में 2011 में जनगणना हुई। 2011 की 15वीं जनगणना का जो विषय रखा गया था वो रखा गया था अवर सेंसस अवर फ्यूचर। ये आप लिख लें भाई, है ना, अवर सेंसस अवर फ्यूचर 2011 की जनगणना का ये एक सब्जेक्ट विषय थीम रखी गई थी। 15वें नंबर की जनगणना थी, इनकी अध्यक्षता में ये जनगणना की गई। 2011 की जनगणना के बारे में अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना में जो दशकीय वृद्धि दर रही है वो रही है 17.7%। 17.7% आपकी जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही थी, 17.7%। अगर भारत में बात करें तो 2011 की जनगणना में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य, अगर ये पूछा जाता है तब आंसर आएगा आपकी मेघालय। ये तो आप जरूर ही लिखें। इसकी जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर रही थी 27.90%। अगर पूछा जाता है 2011 की जनगणना में सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाला राज्य जो रहा है वो रहा है नागालैंड। और नागालैंड की 10 की वृद्धि दर अगर हम बात करेंगे तो इसकी 10 की वृद्धि दर जो रही थी वो -0.6% इसकी 10 की वृद्धि दर रही थी। तो इसका मतलब एकमात्र राज्य 2011 की जनगणना में जो ऋणात्मक 10 की वृद्धि दर वाला था, यानी निगेटिव जो आपकी डिकेड इंक्रीजन वाला राज्य था, यानी जिसकी जनगणना जो है सॉरी जिसकी आपकी जनसंख्या बढ़ने की बजाय वो घट गई थी, वो कौन सा आपकी राज्य है, वो नागालैंड। सर्वाधिक वाला कौन सा बना है, मेघालय। अगर हम भारत में बात करें तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश, अगर इसकी बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश था आपकी दादरा एवं नगर हवेली। और दादरा एवं नगर हवेली की 10 की वृद्धि दर रही थी 55.90%। ये सबसे ज्यादा वाला है केंद्र शासित प्रदेशों में। अगर हम बात करें, आप जानते हैं ना, भारत दो वर्गों में बटा हुआ होता है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। तो राज्यों में सर्वाधिक वाला मेघालय है, राज्यों में सबसे कम वाला नागालैंड है, एकमात्र राज्य जिसकी ऋणात्मक रही है। केंद्र शासित प्रदेशों में या भारत में सबसे ज्यादा वाला दादरा एंड नगर हवेली है, और उसकी 10 की वृद्धि दर कितनी रही है, 55.90% भारत की 10 की वृद्धि दर रही है। ये 2011 की जनगणना है, सी चंद्रमौली 15वें नंबर की है। अवर सेंसस अवर फ्यूचर इसका सब्जेक्ट आपका रखा गया था, ठीक है। अगर हम भारत में आपकी इसी के बारे में अगर हम बात करते हैं 10 की वृद्धि दर, तो 2011 की जो सेंसस रही है, इस सेंसस में मैं उत्तर प्रदेश के आंकड़े आप सब लोगों को बताता रहूंगा। 2011 की जनगणना में जो उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर रही है, क्योंकि आप लोगों को स्टेट के एग्जाम में काम देंगे, 10 की वृद्धि दर जो उत्तर प्रदेश की रही है वो रही है आपकी 20.23%। ये उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर रही है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे कि 10 की वृद्धि दर जो रही है वो 20.23% उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर रही है 2011 की जनगणना। अब देखो, अगर हम बात करेंगे पूरी हमारे भारत में जितनी भी जनगणनाएं हुई हैं, है ना, जितनी भी जनगणना हुई है उनमें सबसे अधिक किस जनगणना में, सबसे अधिक किस जनगणना में 10 की वृद्धि दर रही थी। अगर सबसे अधिक पूछा जाता है 10 की वृद्धि दर किस जनगणना में रही थी, तो वो 1971 की जनगणना आएगी, क्योंकि इसमें 10 की वृद्धि दर रही थी आपकी 24.80%। ये तो आप जरूरी लिखें। अब देखो, ये ऐसे लिखा हुआ आएगा 1961 से 1971 के दौरान में जो जनगणना की गई, सही है ना,
भाई 1961 की अपेक्षा 1971 ईस्वी में 10 वर्षों में हुई जनसंख्या में वृद्धि क्या कहलाएगी? आपकी दशकीय वृद्धि दर कहलाएगी। और वो सबसे ज्यादा किसमें रही है? 1971। अभी तक सबसे कम जो रही है, सबसे कम किस जनगणना में रही है? तो वो 2011 की जनगणना में, अभी हम बात कर रहे थे 17.7%। सबसे ज्यादा रही है यहाँ पर और सबसे कम रही है आपकी यहाँ पर। देखो अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं 1981 में जो रही है वो 24.66% रही है। 1991 में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ आपकी 23.86% के आसपास रही है। उसके बाद 2001 ईस्वी में बात करेंगे तो 21.54%, 21.54। तो देखो 1971 में इतनी रही है, 1981 में ये है, 1991 में ये, 2001 में ये, और 2011 ईस्वी में हमारे भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? सबसे ज्यादा वाला मेघालय, सबसे कम वाला नागालैंड, सबसे ज्यादा वाला पूरे भारत में वो कौन सा राज्य बना है? वो हमारे भारत केंद्र शासित प्रदेश, वो दादरा एवं नगर हवेली बना है। ये टोटल आपकी क्लैरिफाई होगी सारी चीजें। अब देखो 10 की वृद्धि दर इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों में पूछे ही जा रहे हैं। अगर हम भारत में बात करेंगे तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी जनगणना ऐसी रही है, कौन सी जनगणना हमारे भारत में ऐसी रही है जिसकी दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर वो ऋणात्मक रही है। 10 की वृद्धि दर है ना, ऋणात्मक यानी कि निगेटिव रही है। तो अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये 1921 की सेंसस थी, 1921 की जनगणना है और 1921 में -0.31% भारत की ये आपकी वृद्धि दर रही थी। तो एकमात्र जनगणना जिसमें यानी कि ऐसे लिखा जाएगा कि 1911 की अपेक्षा 1921 ईस्वी में जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई थी, इसीलिए 1921 की जनगणना को महाविभाजन वर्ष या इंग्लिश में बोला जाता है आपकी ग्रेट डिवाइडिंग ईयर के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में महाविभाजन वर्ष की ग्रेट डिवाइडिंग ईयर 1921 की जनगणना को क्यों कहा जाता है? क्योंकि 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक रही। अब देखो अगर हम बात करें इसमें तो जो एक वर्ष में है ना, जो एक वर्ष में अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी 10 वर्षों में जो जनगणना आपकी हो रही है हमारे भारत में, तो इसमें पर ईयर का औसत निकाला जाता है। पर ईयर का जो प्रति वर्ष का औसत निकाला जाता है ना जनसंख्या में वृद्धि का, जनसंख्या में वृद्धि का जो प्रति वर्ष का औसत निकाला जाता है, इस वाली औसत को कह देते हैं आपकी औसत घातीय प्रतिशत वृद्धि दर, प्रतिशत वृद्धि दर। अब आप ये लिख लें कि हमारे भारत में आपकी औसत घातीय प्रतिशत वृद्धि दर आपकी कौन सी जनगणना की सर्वाधिक रही है? तो कौन सी जनगणना की अगर सर्वाधिक पूछा जाता है तब आंसर आएगा भैया इसमें 1981 और यहाँ औसत घातीय प्रतिशत वृद्धि दर जो है वो 2.22% आपकी रही थी। 2011 की जनगणना की अगर हम बात करेंगे तो औसत घातीय जो वृद्धि दर रही है ये भी आप लिख लें 1.64% रही है। तो औसत घातीय वृद्धि दर का मतलब होता है प्रति वर्ष का जो औसत निकाला जाता है वो सबसे ज्यादा 1981 की सेंसस की रही थी 2.22% है और 2011 की वो कितने प्रतिशत रही है 1.64% रही है, सबसे अधिक वाला। ये टोटल आपके हमारी आंकड़े जो हो जाएंगे वो किसके हो जाएंगे भैया? ये 10 के वृद्धि दर के टोटल आंकड़े हो जाएंगे और इनसे अलग आपका कुछ भी इसमें आपकी 10 के वृद्धि दर में आप लोगों से नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अगर हम बात करेंगे इसमें तो आप लोग अगर कोशिश करेंगे ना सारी चीजें आप लोग लिखने की तो इतनी आसान चीजें मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं सच में, है ना। 2011 की अगर हम जनगणना के बारे में बात करेंगे जो सेंसस रहा है तो इस सेंसस में भारत की जो कुल जनसंख्या है ना, अगर कुल जनसंख्या के बारे में बात करेंगे तो भारत की जो टोटल आपकी कुल जनसंख्या रही है वो हमारे भारत की 1,81,85,04,977 ये
ये टोटल भारत की कुल जनसंख्या है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो देखो, इसमें अगर हम बात करें तो महिलाओं की जो जनसंख्या में प्रतिशत है, जो अगर हम आपकी महिलाओं में अगर हम देखें तो महिलाओं में जनसंख्या का प्रतिशत आपकी 48.3% है। तो बाकी आपकी पुरुषों में आप घटा लें। देखो, याद करने की क्या जरूरत है, 100 में से अगर आप इसको लेस करेंगे तो कितना आपकी लेस करना पड़ेगा आपको, यहाँ कितना बचेगा 7, यहाँ आपकी हमारी कितना हुआ 4 है, उसके बाद यहाँ आपकी कितना होगा 1 होगा, और यहाँ आपकी कितना हो जाएगा आपकी 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपकी 51.47% जो है वो इसमें प्रतिशत जो है आपकी महिलाओं का इतना है और पुरुषों का आपकी कितना है वो इतना है। ये भारत की टोटल आपकी जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। इनमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है पहले स्थान पर, वो सभी को पता है आपकी, वो कौन है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या है आपकी 19,98,12,441 आपकी है ना। ये टोटल आपकी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। 12,341 जो है ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है पहले स्थान पर। दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बिहार है, और चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य वो हमारे भारत में सिक्किम है। ये 2011 की जनगणना है। अब अगर हम भारत में बात करेंगे तो भारत की कुल जनसंख्या जो है, कुल जनसंख्या ये वाली जो है, भारत की कुल जनसंख्या टोटल विश्व की जनसंख्या का है ना, विश्व की जनसंख्या के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका 17.5% जनसंख्या वो भारत में निवास करती है। अब अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% जो है वो किस राज्य में निवास करती है, तो उत्तर प्रदेश में। तो टोटल भारत का लगभग 16.5% यूपी में है, टोटल विश्व का लगभग 17.5% आपकी विश्व में, भारत में आपकी निवास करती है। अगर हम भारत में बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या जितनी भी है, भारत की कुल जनसंख्या का 1/3 जनसंख्या जो है ना, 1/3 जनसंख्या वो केवल 3 राज्यों में है, एक उत्तर प्रदेश में है, एक महाराष्ट्र में है और एक बिहार में। तो कुल जनसंख्या का 1/3 जनसंख्या आपकी केवल इन्हीं 3 राज्यों में है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इतने महिला इतने पुरुष हैं, टोटल आपकी जनसंख्या इतनी है, आप उतार लें इसको जरूर। हमारे भारत में सर्वाधिक राज्य वाला उत्तर प्रदेश में आपकी इतनी है, ये सभी लोगों को पता ही होगा इसके बारे में है ना। ये टोटल आपकी ब्यौरा है जिसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। जनगणना से रिलेटेड आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं आपकी, वो इसी से आपके पूछे जाते हैं, ये बहुत ज्यादा आप लोगों से आता है। ठीक है, समझ गए। 2011 15वें नंबर की जनगणना है। देखो, सबसे ज्यादा जो आप लोगों को आती है वो आपको आंकड़े ही तो आएंगे, आंकड़े ही तो आप लोगों के लिए बड़े महत्वपूर्ण आपकी चीजें होती हैं। जब तक आप आंकड़ों को ही याद नहीं रखेंगे तो कुछ भी चीजें आप लोगों की समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अगर आगे हम बात करते हैं जनगणना से रिलेटेड, तो जनगणना से रिलेटेड एक और आता है आपकी, जिसको कहते हैं आपकी जनसंख्या घनत्व। देखो, इसको पहले आप लोग समझ लो, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है। देखो, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति एक वर्ग किलोमीटर में, प्रति एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनकी जो संख्या होती है, उनकी जो संख्या होती है, उस वाली संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब वर्ग किलोमीटर का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं लंबाई जैसे 3 है एक क्षेत्र की, चौड़ाई आपकी 2 है, तो देखो वर्ग का मतलब आपके क्षेत्रफल निकालता है, तो 3 दूनी 6, अब 3 दूनी 6 वर्ग किलोमीटर हुआ। अब ये तो 6 वर्ग किलोमीटर, ऐसे ही करके अगर किसी क्षेत्र की लंबाई 1 है, चौड़ाई भी 1 है, तो 1 गुणा 1 बराबर कितना हुआ, 1 वर्ग किलोमीटर। अब इस 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई क्षेत्रफल में रहने वाले जो लोग होते हैं, उन वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है, जनसंख्या घनत्व। तो यानी कि प्रति एक वर्ग किलोमीटर में किसी भी क्षेत्र में रहने वाले जो लोगों की जनसंख्या होती है, उसे क्या बोला जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ये आप परिभाषा याद रखिए, जो भी चीजें मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ बड़ी वैल्यूएबल, बड़ी महत्वपूर्ण है, और नोट्स बनाए करके
सभी लोग सीरियसली हो गए आपकी, है ना। अब देखो जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें तो 2011 की जो सेंसस रही है उसमें भारत का जो जनसंख्या घनत्व है, भारत का जो जनसंख्या घनत्व है इसे आप लिखें वो है आपकी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी एक वर्ग किलोमीटर में भारत के कितने लोग रहते हैं, 382 रहते हैं। इनमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वो है आपका बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश का है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, अगर इसके बारे में बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला वो है आपका दिल्ली, और दिल्ली का है 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। उत्तर प्रदेश के आंकड़े में आप लोगों को अलग बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, ये सारे 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है जो टोटल हम लोगों को आपकी हमारी बताया गया वो आपका 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो है आपकी गाजियाबाद, और गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व है आपका 3954 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो ललितपुर है, और ललितपुर का जनसंख्या घनत्व है 242 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़े हो गए आपके उत्तर प्रदेश के। और भारत के जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है, भारत का इतना है, बिहार का, अरुणाचल प्रदेश का, केंद्र शासित प्रदेश का, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। आपकी ये सबसे कम वाला, सबसे ज्यादा वाला, सबसे कम, सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश के आंकड़े ये है आपकी टोटल। इस चीज को क्या बोला जाता है, आपकी जनसंख्या घनत्व कह देते हैं। तो जनसंख्या घनत्व के मामले में आपकी सबसे पहले स्थान पर कौन सा राज्य आता है, बिहार। बिहार के बाद अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल है, कई बार दो भी पूछ लेते हैं। पश्चिम बंगाल का 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो अगर आप चाहते हैं तो लिख लें, ये दूसरे नंबर पर आता है, और ये आपकी राज्य है आपकी जनसंख्या घनत्व। अब देखो, अगर जनगणना में अगर हम बात करेंगे, आगे जनसंख्या घनत्व समझ में सब लोगों की आपकी, है ना। ये 2011 के ऐसे आंकड़े हैं जो हर एग्जाम में अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये आंकड़े जरूर आपके एग्जामों में भी। अगर 2011 की जनगणना के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 2011 की जो जनगणना यानी कि सेंसस रही है, इसमें हम लोग अब साक्षरता दर के आंकड़े पढ़ लेते हैं। साक्षरता दर का मतलब जानते हो ना, लिटरेसी रेट इंग्लिश में कहते हैं भाई, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब ये होता है, साक्षरता दर का मतलब ये होता है कि देखो इसका मतलब क्या होता है, भारत में 7 वर्ष से, परिभाषा लिख लें आप जरूर, 7 वर्ष से ऊपर के ऐसे नागरिक, ऊपर के ऐसे नागरिक जो लिखना और पढ़ना दोनों जानते हैं, लिखना व पढ़ना दोनों जानते हैं, उन वाले नागरिकों को आपकी क्या कहा जाता है, साक्षर नागरिक बोला जाता है, पढ़े लिखे नागरिक कहा जाता है। ये है। तो साक्षरता की परिभाषा जो है वो हमारे भारत में आपकी ये बताई गई है कि साक्षरता का मतलब जो होता है वो होता है हमारे भारत में किसी भी आपकी राज्य के अंतर्गत या किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत आपके ऐसे नागरिक जिनकी उम्र 7 वर्ष से ऊपर है और जो लिखना और पढ़ना दोनों जानते हो, उन वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है, साक्षर नागरिक। और ऐसी दर जब 100 लोगों में निकाली जाती है, 100 लोगों में से निकाली जाती है, तो उस चीज को आपकी लिटरेसी रेट या साक्षरता दर, और वो किस में काउंट की जाती है, प्रतिशत में। अब देखो इतना तो आप जानते होंगे, मैथ पढ़ते होंगे कि अगर प्रतिशत में कोई चीज काउंट की जा रही है तो वो 100 आउट ऑफ 100 आपकी काउंट की जाती है ना, 100 में से काउंट की जाती है। ये परिभाषा आप जरूर लिख लें। लिटरेसी रेट का मतलब आप सब लोगों को पता होगा, मैं बोल रहा हूं एक बार लिख लेना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दिवस जो है वो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को। लिख लेना साक्षरता दिवस।
2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम भारत की साक्षरता दर के बारे में बात करेंगे तो भारत की साक्षरता दर जो है वो है आपकी 74.04%। ये भारत की साक्षरता दर है। साक्षरता दर जो है वो ये है। अब इसमें से अगर देखो, अगर हम बात करेंगे तो महिलाओं की जो साक्षरता दर है महिलाओं की, वो है 64.6%। महिलाओं की अगर हम साक्षरता दर के बारे में बात करेंगे ना, तो महिलाओं की साक्षरता दर है आपकी 64.6%। पुरुषों की साक्षरता दर के बारे में बात करेंगे तो वो है 80.9%। ये अभी आंकड़े पूछे गए इसलिए लिखे। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो साक्षरता दर है ये अलग अलग होती है। देखो आपकी है ना, शहरी क्षेत्रों की अलग होगी, ग्रामीण क्षेत्रों की आपकी अलग होती है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करेंगे तो ये है आपकी 67.8% है, और शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करेंगे तो ये 84.1% भारत की साक्षरता दर है। महिलाओं में सबसे अधिक इसकी है। पुरुषों की साक्षरता दर आपकी इतनी है, ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता दर इतनी है, शहरी क्षेत्रों की इतनी है। टोटल भारत की साक्षरता दर 74.04% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे भारत में लिटरेसी रेट है। ऐसे व्यक्ति जो लिखना और पढ़ना दोनों जानते हैं उनको साक्षर नागरिक भारत में कहा जाता है। अगर हम भारत में बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला, सर्वाधिक साक्षरता जो दर वाला हमारे भारत में राज्य है वो है भैया आपकी केरल। केरल की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार आपकी 94% है ना। इसने अपने आप को पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में घोषित करा है। तो पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में घोषित करने वाला भारत का राज्य कौन सा बना, वो केरल है। केरल है आपकी, ठीक है। ये पूर्ण साक्षर आपकी राज्य है। अगर हम सबसे कम दर वाले की राज्य के बारे में बात करेंगे तो वो है हमारे भारत का बिहार, 61.8% है। अगर भारत में बात करें सर्वाधिक साक्षरता दर वाला, अगर हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो हमारे भारत का है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की जो साक्षरता दर है अगर भारत में बात करें तो वो 91.8% है। सबसे कम साक्षरता दर के बारे में अगर हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश तो वो है आपकी जम्मू कश्मीर है। ये आप याद रखें, जम्मू कश्मीर सबसे कम वाला, सबसे ज्यादा वाला लक्षद्वीप। राज्यों में सबसे ज्यादा वाला आपकी केरल है, पूर्ण साक्षरता राज्य। बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। टोटल भारत की साक्षरता दर आपकी कितनी है, 74.04% है। ये लिटरेसी रेट है आपकी 2011 की जनगणना के। इन्हें आप सब लिखे हुए आपके ध्यान से, तभी आप लोगों की याद रहेगा। पुरुषों की अलग है, महिलाओं की अलग है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश साक्षर राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में जो है उत्तर प्रदेश वो 29वें नंबर पर आता है, 29वें नंबर पर है ना। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है 67.7%। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। इसका सर्वाधिक साक्षर जो आपकी जिला है, सर्वाधिक साक्षर जिला है वो है गौतम बुद्ध नगर, जिसे अमूमन जो है हम लोग आपकी नोएडा के नाम से जानते हैं। और इसका आपकी जो साक्षर है वो गौतम बुद्ध नगर का 80.12% है। सबसे कम साक्षरता जिला जो है आपकी वो उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती है, और श्रावस्ती का 46.7% आपकी लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश का बताया गया है जिलों में। आपकी उत्तर प्रदेश 29वें नंबर पर इतना है। अगर भारत में बात करेंगे तो सर्वाधिक साक्षर जिला जो है पूरे भारत का, अगर इस बात करें तो सर्वाधिक साक्षर जिला जो है वो है सरचिप। सरचिप है ना, सरचिप जो है ये मिजोरम का जिला है, मिजोरम का है ना। और इसकी साक्षरता दर 98.7% है। सबसे कम साक्षर जिला जो है आपकी वो अलीराजपुर बताया गया है, अलीराजपुर, ये मध्य प्रदेश का है। और मध्य प्रदेश के आपकी अलीराजपुर जो आपकी जिला है, इसकी साक्षरता दर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी साक्षरता दर आपकी सबसे कम हमारे भारत में बताई गई है। और इसकी साक्षरता जो हमारे भारत में आपकी हमारी वो लगभग आपकी 34% के आसपास इसकी साक्षरता दर आपकी बताई गई है। तो सबसे ज्यादा वाला सरचिप है, अलीराजपुर सबसे कम। सर्वाधिक वाला उत्तर प्रदेश का, ये उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर ये है। और साक्षरता दर का मतलब आपकी क्या होता है वो हम लोग आपकी समझ ही चुके हैं। 2011 की जनगणना तो वो आप लोगों ने लिख लिया, जनसंख्या घनत्व 10 के वृद्धि दर हो गया, ये आपकी साक्षरता दर है ना।
अब अगर हम भारत में बात करेंगे तो देखो ध्यान से सुनना सारे व्यक्ति मुझे, है ना। अगर भारत में बात करेंगे तो एक चीज और होती है आपकी, उसको कहते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब इंग्लिश में होता है सेक्स रेशियो, है ना। इसका मतलब ये होता है, देखो इसकी परिभाषा आप पहले लिख लें कि प्रति 1000 पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है, महिलाओं की जो संख्या होती है उसे उस देश का लिंगानुपात कहा जाता है। यानी कि जैसे 1000 पुरुष है और 500 महिलाएं हैं तो लिंगानुपात 500 होगा, है ना। ऐसे ही अब आप लिख लें 2011 की सेंसस के अनुसार, जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात आप समझ गए ना, भारत का लिंगानुपात जो है वो है 943 943 है। तो इसका मतलब 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। इनमें अगर भारत में बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो हमारे भारत में है केरल, और इसका है आपकी 1084 केरल का। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य अगर हम भारत में बात करेंगे तो वो है हमारे भारत का भैया हरियाणा, 879 ये है आपकी। 879 हमारे भारत में सबसे कम वाला आपकी लिंगानुपात वाला राज्य है। और सर्वाधिक अगर हम बात करेंगे हमारे भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश है आपकी पांडिचेरी, और पांडिचेरी का लिंगानुपात लिख लें आप जरूर 1037 1037 है। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है आपकी दमन व द्वीप, और दमन व द्वीप का है 618 है। ठीक है। अब देखो अगर इसमें हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के आप आंकड़े अलग लिखें। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात है आपका जौनपुर का, और जौनपुर का लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में जो बताया गया है, जौनपुर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में आपकी जौनपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो बताया गया 1042। सबसे कम वाला उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वाला जो है वो बताया गया है आपकी कानपुर, इसको आप लिख लें, है ना। सबसे कम वाला लिंगानुपात वाला जो है वो कानपुर है, और सर्वाधिक वाला जो है उत्तर प्रदेश में वो कौन सा है भैया, वो जौनपुर है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912, भारत का लिंगानुपात इतना, सबसे ज्यादा वाला आपकी केरल है, सबसे कम वाला हरियाणा, यहाँ सबसे ज्यादा वाला और सबसे कम वाला ये है। अब देखो अगर हम आपकी जिलों में भी बात करेंगे आपकी, है ना, जिलों में भी अगर हम बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला, है ना, सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला जो है, लिंगा अनुपात वाला जिला अगर हम भारत में बात करेंगे तो वो है आपकी माहे। माहे पांडिचेरी का ही जिला है भैया, पांडिचेरी का, और इसका लिंगानुपात है 1184 है। और सबसे कम वाले की अगर हम बात करेंगे तो वो दमन ही है, और इसका 534 है आपके लिंग। ये आंकड़े आपके किसके हो गए भाई, लिंगानुपात के हो गए। अब देखो अगर मैं आप लोगों के बारे में आपकी धर्मों से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे ना, तो इसमें आप एक चीज और नई ऐड कर लें, जो मैं बड़ी खूबसूरत आपकी चीज आप लोगों को बता रहा हूं। अगर धर्मों में अगर हम बात करेंगे तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है, सर्वाधिक लिंगानुपात, ठीक है, इनमें अगर हम भारत में बात करें तो वो रहा है आपकी ईसाइयों का, और ईसाइयों का लिंगानुपात है आपकी 1023, ठीक है। बौद्धों का लिंगानुपात लिख लें भैया, अगर नहीं पता है तो वो 965 है। जैन धर्म का लिंगानुपात 954 है। मुस्लिम धर्म का आप लिख लें, मुस्लिम धर्म का, और सबसे कम वाला भी लिख लें, सबसे कम लिंगानुपात जो है वो सिखों का है। देखो मुस्लिमों के अगर हम लिंगानुपात के बारे में बात करेंगे तो मुस्लिमों का लिंगानुपात आपके 951 है, और इनका लिंगानुपात आपका 903 है। तो ये आपकी हमारी सर्वाधिक लिंगानुपात आपकी ईसाइयों का, और सबसे कम लिंगानुपात आपकी किसका है, सिखों का है। आप लिख लें अगर आपको नहीं पता है। भारत में बौद्धों की सर्वाधिक आबादी जो है वो महाराष्ट्र में है, और ईसाइयों की सर्वाधिक आबादी जो है वो हमारे भारत के किस राज्य में है, वो केरल में। ईसाइयों की सबसे ज्यादा आपकी केरल में है, और बौद्धों की सर्वाधिक आबादी महाराष्ट्र में। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। आप अगर सीरियसली इन टॉपिकों को लेंगे तो जो मैं आप लोगों को आपकी बता रहा हूँ शायद इतनी घटनाएं आप लोगों को कोई नहीं बताता होगा, शायद ही है
कि कोई व्यक्ति इतनी सारी आपकी घटनाएं जो है वो एक ही टॉपिक में आप लोगों के लिए क्लैरिफाई करके जाता हो, तो इन चीजों को आप लोग ध्यान से आप लिखें आपकी, है ना। देखो एक चीज और मैं आपकी नहीं बताना चाह रहा था, अगर पूछा जाता है कि भारत में साक्षर के आधार पर सर्वाधिक सर्वाधिक महिला व पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य है, तो भी आंसर केरल ही आएगा, ठीक है। और अगर पूछा जाता है सबसे कम महिला व पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य है, तो भी आंसर बिहार ही आएगा। अगर पूछा जाता है सर्वाधिक ग्रामीण साक्षर दर वाला राज्य है, तो भी आंसर केरल ही आएगा। और अगर पूछा जाता है सर्वाधिक नगरीय साक्षरता दर वाला राज्य, तब आंसर चेंज हो जाएगा और तब आंसर मिजोरम आएगा। अगर पूछा जाता है कि भारत में सबसे कम साक्षर दर में अंतर, इसका मतलब जान रहे हो, इसका मतलब महिला व पुरुष, इसमें तब आंसर आएगा भैया आपके मेघालय। इसमें मात्र महिला और पुरुषों की साक्षरता दर में 3.1% का अंतर है। और पूछा जाता है सबसे अधिक महिला और पुरुष में साक्षरता दर में अंतर वाला राज्य है, तब आंसर आपके उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश के यहाँ पर लिख लें, इसमें पुरुष साक्षरता दर है आपकी 77.3% और महिला साक्षरता दर है इसकी 57.2%। तो पुरुषों की 77.3 है और महिलाओं की 57.2% साक्षरता दर जो है वो किसमें बताई गई है भैया आपका, वो बताई गई है आपकी उत्तर प्रदेश में आपकी। तो सबसे अंतर जो है आपकी मेघालय का, सबसे कम अंतर सबसे ज्यादा इसमें है। पुरुषों में ग्रामीण, महिलाओं, पुरुषों सब कुछ हम लोग आपकी हमारी समझ ही चुके हैं, ठीक है। अगर देखो इन चीजों को आप इतना ज्यादा अगर सीरियसली लोगे, इसीलिए मैं YouTube पे पूरी जानकारी आप लोगों को देके जाता हूँ। शायद आपने इतनी जानकारी कभी जीवन भर में पढ़ी नहीं होगी आपने, है ना। अगर हम भारत में बात करेंगे तो एक चीज आती है आपकी जिसे कहते हैं जनसंख्या का स्थिरीकरण क्या है। एक सवाल ये भी आता है, स्थिरीकरण क्या है। तब देखो इसका आंसर आता है कि जब कभी भी जन्म दर जो है वो मृत्यु दर के बराबर हो जाए, मृत्यु दर के समान हो जाए, तब इस चीज को क्या बोला जाता है, जनसंख्या स्थिरीकरण कहते हैं। भारत में एक नीति लाई गई थी, जनसंख्या नीति, और ये लाई गई थी 2000 ईस्वी में। जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार भारत में जनसंख्या स्थिरीकरण का जो लक्ष्य है, स्थिरीकरण का लक्ष्य वो रखा गया था भैया 2045 तक। अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया 2070। ये तो आप जरूरी लिख लें। जनसंख्या स्थिरीकरण का पहले लक्ष्य जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार 2045 तक रखा गया था। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया 2070, यानी 2070 तक हम कोशिश करेंगे कि हमारे भारत की जनसंख्या की मृत्यु दर और आपकी जो जन्म दर है वो बराबर हो जाए। देखो अगर इसके बारे में हम बात करेंगे तो भारत ने जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार प्रति दंपत्ति प्रतिस्थापन दर जो है वो 2.1 बच्चा प्रति आपकी दंपत्ति निर्धारित करा है। और इसको हासिल करने वाला सबसे पहला राज्य जो हमारे भारत का बना है वो केरल है। इसका मतलब अगर एक दंपत्ति एवरेज औसत के अनुसार 2.1 बच्चों को जन्म देगा, तब भारत में जनसंख्या स्थिरीकरण जो है वो 2045 तक हो जाएगा। पहले ये कहा गया, अब इसको बढ़ा के 2070 ईस्वी तक आपकी कर दिया गया है। याद रहेंगे ना चीजें, जनसंख्या का स्थिरीकरण का मतलब क्या होता है। अब देखो अगर हम भारत में बात करेंगे इसमें से, तो एक चीज और आप लोगों से आपकी पूछी जाती है और उस चीज को हम लोग कह देते हैं कि भारत में ते आश्रित जनसंख्या किसे कहा जाता है ना। आश्रित जनसंख्या कहा जाता है 0 से 14 वर्ष की उम्र और 65 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग होते हैं उन्हें आपकी आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। और कार्यशील जनसंख्या अगर पूछा जाता है तो कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है हमारे भारत में, और वो 15 से 65 वर्ष की या 15 से 64 वर्ष की उम्र के जो लोग होते हैं उन्हें कार्यशील कहा जाता है।
अगर भारत में, हमारे भारत में बात करेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना जो है आपकी, उसके अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य, अनुसूचित जाति वाला राज्य जो है, जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या अनुसूचित जाति के लोगों की है, वो उत्तर प्रदेश है। लेकिन अगर पूछा जाता है क्वेश्चन सर्वाधिक अनुसूचित जाति के प्रतिशत, प्रतिशत आपके किस राज्य में है, तब आंसर आपके पंजाब आता है ना। प्रतिशत पंजाब में है, लेकिन जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है, तब आंसर आता है मध्य प्रदेश। लेकिन सर्वाधिक अनुसूचित प्रतिशत वाला आपके क्षेत्र जो है, तब आंसर आता है आपका भैया उसमें लक्षद्वीप। देखो इसमें फर्क है। अब एक और आप याद रखना आपकी, एक तो है पंजाब, एक हरियाणा, एक चंडीगढ़, चंडीगढ़ है ना, और एक है आपकी दिल्ली, और एक है आपकी पांडिचेरी। ये भारत के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अनुसूचित जाति नहीं उपस्थित है, कि नहीं, ये याद रखना। तो अनुसूचित की सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है मध्य प्रदेश, सर्वाधिक प्रतिशत में अनुसूचित क्षेत्र वाला आपकी क्षेत्र जो है वो लक्षद्वीप, जिसमें अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती वो ये है। 2011 में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य ये है, प्रतिशत में सर्वाधिक वाला आपकी कौन सा, पंजाब है। आश्रित का मतलब ये होता है, और कार्यशील का मतलब ये होता है, ठीक है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो भारत में विकलांग लोगों का जो प्रतिशत है विकलांग का, वो है 2.1%, और इनमें से 2 आपकी विकलांग जो है वो आत्मनिर्भर बताए गए, ये भी आप लिख ले, है ना। 2.1% टोटल जनगणना का हमारे भारत की जनसंख्या का विकलांग लोग है, इसमें से इतने प्रतिशत भारत में आत्मनिर्भर बताए गए हैं। अगर भारत में बात करेंगे आपकी, तो 14 वर्ष से अधिक के जो लोग हैं ना, उनका प्रतिशत हमारे भारत में 59.29% आपकी जनगणना, ठीक है। एक चीज और आप लिख लें आपकी, ये पूरी जनगणना मैं आप लोगों को बता के जा रहा हूँ यहाँ पर, बड़ी सीरियसली यार इन टॉपिकों को पढ़े यार, ऐसी चीजें याद अगर नहीं हो रही है तो फिर आप लोगों को उनकी सीरियसली होना चाहिए। देखो एक चीज को कहते हैं बाल मृत्यु दर। बाल मृत्यु दर का मतलब ये होता है, इसकी परिभाषा याद रखें कि 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनकी मृत्यु हो जाती है ना, उन वाले बच्चों को दर को क्या कहा जाता है, बाल मृत्यु दर। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बाल मृत्यु दर है आपकी 44 प्रति हजार, 44 प्रति हजार, यानी कि 1000 बच्चों में से 44 है। इनमें सबसे कम वाले बाल मृत्यु दर वाले जो राज्य हैं उनमें गोवा है और मणिपुर। गोवा और मणिपुर की बाल मृत्यु दर है 11 प्रति हजार, और सर्वाधिक वाला जो राज्य है आपकी बाल मृत्यु दर में, वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की 59 है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की आपकी 57 बाल मृत्यु दर आपकी बताई गई। ये बाल मृत्यु दर, परिभाषा बाल मृत्यु दर की आपकी क्या होती है वो मैंने आप लोगों को वहां जानकारी दे दी है। ये टोटल जनगणना हो गई भाई, कुछ भी शायद इसमें आपकी छूटा नहीं है। टोटल जनगणना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप लोगों के लिए बताए गए हैं यहाँ पर, तो कृपया करके सीरियसली लें। और एक बार फिर सभी लोगों से गुजारिश है कि सभी लोग वीडियो को जब देख रहे हो, अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ने में, तो उन्हें लाइक करें, सभी ग्रुप में शेयर करें, कोशिश करें सबसे ज्यादा लोग हम लोगों से जुड़े, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो आपको तुरंत अपडेट के अनुसार वो प्राप्त हो जाए। तो बहुत ज्यादा लोगों को आप शेयर करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं। इसी उम्मीद आशा के साथ मैं आप लोगों के लिए एक मजेदार, अच्छे और आने वाले टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। तो कल तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं, हमारे साथ बने रहिए और अच्छे से आप लोग स्टडी और नोट्स बना के पढ़ाई करते हैं।